क्लास 11th इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। मेरे साथ साथ पेन चलाएंगे, आज की डेट डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ मेरी हेल्प करेंगे। कीमत का निर्धारण, कीमत निर्धारण या प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है इसको समझिए जरा। आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में सपोज आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई, आपने रेट पूछा उस टी शर्ट का रेट आप घर से सोच के गए थे कि मैं 500 की टी शर्ट परचेज करूंगी, मम्मी से पैसे लिख कर गए थे, 500 से ज्यादा है ही नहीं, खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने जब मार्केट में गए और एक टी शर्ट आपको पसंद आई तो आपने पूछा शॉपकीपर से, उसने कहा 700 की, पर आपकी जेब में तो कितने पैसे हैं? 500। आप कभी नहीं बताएंगे उसको कि मैं मैक्सिमम 500 दे सकती हूँ। आप क्या बोलेंगे? 700 उसने बोले, आप बोलेंगे भैया 300 की लगा दो। आप क्यों बोलोगे 500 दे सकती हूँ? आप तो कोशिश करोगे ना कम से कम मिले आपको, है ना। आप लोग थोड़ा 300 लगा लो, वो कहते नहीं मैम 300 दूंगी, 700 मैंने बोला, इतना तो पड़ता भी नहीं खाता, बोलते ना ऐसे, है ना। आप बोलो ठीक है फिर भी मैं किसी और से ले लूंगी, वो कहते हैं कि चलो अच्छा ऐसे करो 600 रुपीज दे दो। आप कहते हो नहीं मैं तो ज्यादा से ज्यादा 400 दूंगी। आप देखो ना क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जो शॉपकीपर है यानी जो सप्लायर है, विक्रेता है, वो जितना उसने बोला उस प्राइस से नीचे आ रहा है, कम कर रहा है, 700 वाला 600 आ गया। और आप यानी बायर, खरीदने वाले, वो जितना आपने प्राइस बोला उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, 300 से 400 पे आ गए। ऐसे हम बार्गेनिंग करते हैं। और वही कि बार्गेनिंग करते करते आपने ऐसे बोला तो भैया लगा लो ठीक, मैं तो और बहुत सारी दुकानें वहां से ले लूंगी, ऐसा होता है ना। अब आप सीढ़ियों से उतरने लगे उसकी शॉप से नीचे, उतरते उसको बुला लिया, अच्छा मैडम इधर करते हैं ऐसा। अच्छा तो आप कितना मैक्सिमम दे सकते हो? अब आपको पता है कि ये बेचेगा मुझे प्रोडक्ट, आपको समझ में आ गया, आपने कहा आपको खरीदना भी, कितना दे सकते हो आप मैक्सिमम बताओ? 500। आपने कहा भैया 500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, उसने कहा चलो ठीक ले जाओ। वो 700 से 500 पे आया, अब 300 से 500 पे आया और एक कीमत निर्धारित हो गई। इसे कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा डिमांड और सप्लाई की हेल्प से प्राइस डिटरमाइन होता है। मार्केट के अंदर डिमांड करने वाला होता है बायर, ग्राहक जिसे आप कहते हैं खरीदार, और सप्लाई करने वाला होता है सेलर, विक्रेता। सप्लाई और डिमांडर दोनों किसी प्राइस पर आकर सहमत होते हैं, अग्रीड होते हैं, तब जाकर कीमत का निर्धारण होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। राइट डाउन द क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में बोल रही हूं। हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज get determined 4 marks। वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, घर जाकर इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको इसका कंप्लीट आंसर लिखना है। क्लास में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ और इसका प्रॉपर आंसर आपको उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से घर से होमवर्क करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, बोल कर नजर। जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये कीमत का निर्धारण करते हैं, तो 2 शक्तियां होती हैं जिन्हें कहते हैं मार्केट फोर्सेस, बाजार शक्तियां। और 2 शक्तियां हैं डिमांड यानी मांग, और दूसरी क्या है? सप्लाई यानी पूर्ति। और इन्हीं दोनों की मदद से इन्हें हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बाजार शक्ति। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद रखेंगे।
इनकी हेल्प से कीमत का निर्धारण होता है कुछ इस तरीके से। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां है कीमत यानी प्राइस, मांग और पूर्ति। इंग्लिश मीडियम वाले से इंग्लिश में लिख लेंगे प्राइस, डिमांड, सप्लाई। आप जानते हैं कीमत के बढ़ने से मांग पर क्या असर पड़ता है? बताइए। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड पर क्या असर? कम हो जाएगी। डिक्रीज नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, अगर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, the demand of the product will fall and that is known as contraction। हिंदी में बोलूं तो कीमतों के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, जिसे कहते हैं मांग का संकुचन। ठीक है, किस तरह से देखिएगा जरा। कीमत बढ़ रही है 5, 6, 7, 8 रुपए। मांग पहले थी 100 यूनिट्स की, कम हुई 90, 80, 60, कम हुई कीमत के बढ़ने से, जिसे आप कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ति की। पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। इंक्रीज नहीं बोलेंगे उसको एक्सपेंशन बोलेंगे, विस्तार। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति में विस्तार होता है, यानी एक्सपेंशन, बढ़ती है पूर्ति में। कैसे देखिएगा, कीमत बढ़ रही है 5, 6, 7, 8, अब पूर्ति भी बढ़ेगी। देखिए पूर्ति, लेट मान लीजिए पहले 60 थी, फिर 70, 80, 90। जानबूझकर मैंने ऐसी पूर्ति रखी कि वो मांग के इक्वल हो जाए, कहीं ना कहीं जानबूझकर। देखिए कहीं हो रहा है ना मांग के इक्वल, 80 पर। किस कीमत पर जरा देख के बताइए। ताकि मैं ये दिखाना चाहती थी कि जब कीमत 5 रुपए है तो जो खरीदार है वो 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, कम कीमत पे ज्यादा डिमांड। लेकिन जो बेचने वाला सप्लायर है वो कहता है मैं तो सिर्फ 60 यूनिट बेचूंगा। यानी यहाँ पर डिमांड, डीडी को डिमांड लिख रही हूं मैं, मोर देन सप्लाई। मोर देन का साइन देख रहे, ठीक है। तो इस कीमत पर बात बनेगी क्या? तैयार है क्या वो आपस में? 5 रुपए पर कंज्यूमर चाहता है 100 यूनिट मिल जाए, सप्लायर कहते हैं ना मैं तो 60 ही दूंगा, तो यहाँ सेल परचेज होगा? नहीं। क्या ये संतुलन कीमत है? क्या ये इक्विलिब्रियम है? क्या प्राइस डिटरमाइन हुआ? नो। अब अगला देखिए, यहाँ भी देखिए कहानी कुछ वही नहीं है। 6 प्राइस पर डिमांड कितनी है? 90। सप्लाई कितनी है? 70। अगेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मांग ज्यादा है पूर्ति से। कीमत का निर्धारण होगा क्या? नहीं होगा ना, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड। तो आगे देखें, इसको छोड़ दिया मैंने जानबूझकर, नीचे आ जाते। कीमत जब 8 रुपए है, मांग कितनी है? 60, सप्लाई 90, यानी डिमांड इज लेस देन, बच्चे लेस देन सप्लाई, मांग पूर्ति से कम है। यह भी संतुलन नहीं होगा। यानी कि 8 रुपए पर वो 90 यूनिट्स बेच रहा है, डिमांड सिर्फ 60 यूनिट्स की है, तो बच जाएगा माल बेचारे का। अब देखिए जरा 7 पर क्या हुआ। 7 यूनिट पर जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, दोनों 80 है, यानी कि बात बन जाएगी। इसे कहते हैं डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, और यहाँ पर डिटरमाइन हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। हिंदी में क्या बोलूंगी? संतुलन कीमत का निर्धारण। और संतुलन कीमत क्या है? 7। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और संतुलन मात्रा क्या है? 80। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब आप नोट करेंगे तो जरूर लिखिएगा इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹7 और संतुलन मात्रा यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 80 यूनिट्स। अच्छा इधर देखिए, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से इस कीमत पर, तो इसे कहते हैं, यहां क्रिएट हो गया सरप्लस यानी आधिक्य। डिमांड हो रही है 100 यूनिट की, मार्केट में सप्लाई सिर्फ कितने यूनिट की है? 60, यानी कि डिमांड ज्यादा हो रही है। तो उल्टा लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर दी, आधिक्य। दिस इज कॉल्ड
शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब कमी। कमी तो है, मार्केट में डिमांड हो रही है 100 यूनिट की और सप्लाई सिर्फ कितने की हो रही है 60। कमी हो रही है कि नहीं? और जब किसी वस्तु की कमी होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सोच के बताइएगा, तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड ज्यादा है, शॉर्टेज में है वस्तु, मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी। और देखिए बढ़ के कहां तक पहुंच गए? 7 तक। दोनों ही सिचुएशन में शॉर्टेज है ना? अब जरा नीचे वाली सिचुएशन देखिए, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड हो रही है सिर्फ 60 यूनिट की, सप्लाई हो रही है 90। यानी खूब माल है, बिक ही रहा, सिर्फ लोग 60 यूनिट मांग रहे हैं, ठीक है, और 90 यूनिट की सप्लाई है, माल बिक ही नहीं रहा। जब माल बिक ही नहीं रहा तो इसे कहते हैं सरप्लस, हिंदी में आधिक्य। अब मुझे बताओ प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे? प्राइस कम हो जाएगा। कम होंगे, बिक नहीं रहा तो सप्लायर क्या करेगा? भैया ले जाओ, अपने कम कीमत दे देना, ऐसे होगा। और प्राइस कम होकर 8 से कहां पहुंच जाएंगे? 7। और यहाँ देखो 5-6 से कहां पहुंचे थे? 7। तो 7 ये राजा, 7 पे अटकेंगे तो यही है संतुलन की इक्विलिब्रियम प्राइस। इज दैट फाइन? इसको डायग्रामेटिकली भी बताना है आपको। मैं आपको बार बार बोलती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? नहीं तो मैं बोर्ड यूज नहीं करती, इसीलिए करती हूँ ना। तो देखिए आप जरा, यहाँ पर आप शुरू करेंगे मांग और पूर्ति दोनों, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ। यहाँ शुरू करेंगे कीमत यानी कि प्राइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड कर्व होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोबारा बता रही हूँ, मैंने मेन्यू के चैप्टर में भी बताया था किस तरह से कर्व्स को देखते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है ना? तो लेफ्ट हमेशा ऐसे नहीं करना, क्रॉस ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे रखना है, 0 की तरफ से। लेफ्ट टू राइट, नीचे गिर रहा है मांग वक्र, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नीचे गिर रहा है, यह है डिमांड कर्व, मांग वक्र। और इसकी शेप है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपको लिखना है कि मांग वक्र का शेप कैसे होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। इसे नेगेटिव भी कहते हैं, ऋणात्मक भी कहते हैं। गॉट मी? यस मैम। अब सप्लाई का देखते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र। और जरा इसकी शेप बताओगे मुझे क्या होगी? दोनों हाथ ऐसे करके बताओ क्या शेप है। करो सब मेरी तरह, ऐसे करो, क्या होनी चाहिए? क्या है बताओ? लेफ्ट, क्रॉस नहीं करना, सीधे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग। देखो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। और इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या कहते हैं? ऋणात्मक ढाल। तो मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव। और पूर्ति वक्र की कैसे होती है? पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक। अब आप देख रहे हैं एक पॉइंट पर डिमांड सप्लाई को कट कर रहे हैं, यानी कट करने का मतलब समझते हैं? इक्वल। कट करने का यही मतलब है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। इससे पहले इस प्राइस को ये डिसाइड हुआ ओपी, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? तेज बोलो। संतुलन कीमत। क्या कहेंगे? हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सब हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है? और ये ओ क्यों? संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है? और ये ई पॉइंट है संतुलन बिंदु। यस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मांग और पूर्ति के इंटरेक्शन से या इंटरसेक्शन से आपने डिसाइड किया इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, 3 चीजें, ठीक?
अब जरा एक कीमत ये देख लेते हैं। मान लीजिए कीमत ये है P2। तो देखिए क्या होगा। अगर कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो ये डिमांड को यहां कट कर रहा है। ये डिमांड कहाँ है ना, देखो इस G पॉइंट पर है ना, और सप्लाई को कहां कट कर रहा है, इस S पॉइंट पर। देख रहे हो, ऐसे मैंने कीमत को बढ़ाया तो डिमांड कर्व को G पे, सप्लाई कर्व को S पे कट कर रहा है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? पता है कैसे पता चला कि सप्लाई ज्यादा है? देखना जरा, करके दिखा लो। इससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, डिमांड इतनी है बस, और इससे नीचे करो, सप्लाई इतनी सारी है। ठीक, तो कौन ज्यादा है? सप्लाई। दिखाई दे रहा है ना, वैसे भी सप्लाई दूर है तो ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से तो सरप्लस होता है शॉर्टेज। तेज बोलो, सरप्लस, यानी ये GS सरप्लस है। हिंदी मीडियम वाले हो, क्या है ये? अधिक। क्या है? अधिक। अब अगर ये मैं रब कर रही हूँ ये वाली लाइंस, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं ज्यादा। अब अगर मैं प्राइस ले लूं संतुलन से नीचे, P3 नाम रख दिया इसका मैंने, तो देखिए क्या होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखना, और नाम रखती हूं। ये सप्लाई कर्व को काट रहा है H पर और डिमांड कर्व को काट रहा है J पर। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड ज्यादा दूर है ना, और सप्लाई कम है, तो ये HJ क्या है, क्या क्रिएट हो गया? शॉर्टेज। पता होना चाहिए आपको अपने डायग्राम का, कमी। HJ क्या हो गई? कमी, शॉर्टेज। तो क्या इस E पॉइंट पर कोई सरप्लस शॉर्टेज है? तो क्या डिसाइड हो गया यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन आपको 4 to 6 नंबर में पूछा जाएगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आप मीनिंग लिखेंगे कि वो कीमत जिस पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए, when demand is equals to supply, that price is known as equilibrium price and the quantity is known as इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। थोड़ा तेज बोले, ठीक है। अच्छा, उससे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर प्राइस हो तो क्या क्रिएट हो जाता है? सरप्लस। बेटा इसको एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं। एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस अगर हो जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है? शॉर्टेज। एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड। ये लिखना है आपको, आपको ये खुद बनाना है, कोई बना के नहीं देगा, खुद डेवलप करना है डेटा, डायग्राम भी खुद बनाना है और अपने नोट्स भी खुद लिखने। एक बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने, पॉइंट्स लिखने। अब आप बना सकते हैं इसको 4 to 6 मार्क का आंसर विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स यू कैन मेक। इज दैट फाइन? नोट कीजिए। हम कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में आज चेन इफेक्ट। हिंदी मीडियम में बोल रही हूँ, राइट डाउन द क्वेश्चन। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चेन इफेक्ट अंग्रेजी में ही लिखेगा, मुझे इसका हिंदी नहीं पता। चेन इफेक्ट की मदद से समझाइए, सहायता से समझाइए। एक बार बुक में देख लीजिएगा चेन इफेक्ट को क्या लिखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। मैं ऐसे 2 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा वस्तु की मांग में परिवर्तन का असर। मांग में परिवर्तन, देखो डिमांड में चेंज बोला है ना। मैं अगला क्वेश्चन जो करवाऊंगी
उसमें करवाऊंगी, बताओ क्या? यहाँ तो मांग में परिवर्तन है, सप्लाई में, पूर्ति में परिवर्तन समझा, ठीक है? पर अभी पहले मांग में, पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक है? देखिएगा बेटा, मांग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? यहां लिखिए मांग, पहले समझ लीजिएगा, यहां कीमत, ये आपका मांग वक्र है जिसका नाम है, नजर बोर्ड पर, डीडी इसका नाम रखा है। वस्तु की कीमत को छोड़कर, यानी प्राइस को छोड़कर, किसी भी वस्तु का, सपोज ये डिमांड है टॉयज की, टॉयज की प्राइस को छोड़कर किसी और कारण से अगर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए इसकी एडवर्टीजमेंट बहुत आने लग गई, किसी कार्टून में टॉय शो होने लगा, तो आप जानते हैं कार्टून को तो बच्चे जल्दी पकड़ते हैं कि भाई उस कार्टून में वो वाला टॉय है तो मुझे भी पोकेमॉन चाहिए, मुझे भी वैसा ही चाहिए, मुझे भी बेब्लेड चाहिए, या मुझे भी पावर पफ गर्ल चाहिए। मैं शायद पुरानी बातें कर रही हूँ, आजकल नई क्या चल रही है, फ्रोजन चाहिए मुझे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, मुझे वो वाला घड़ी चाहिए या मुझे वो वाला टॉय चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ी, कीमत कम नहीं हुई, किसी अन्य कारण से अगर मांग बढ़ जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। बेटा, मांग में परिवर्तन दो कारणों से होते हैं, एक कीमत कम होने से मांग बढ़ सकती है, कीमत बढ़ने से मांग कम हो सकती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कीमत तो, प्राइस तो रहे कांस्टेंट, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, जैसे फैशन आ गया, जैसे सीजन बदल गया, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या घट गई, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई या घट गई। कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इफ देयर इज चेंज इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। कीमत के कारण देयर इज चेंज इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार और संकुचन। यहां पर हम बात करें कीमत को छोड़कर किसी और रीजन से अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, ठीक है? देखिएगा, अब जरा देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ये है डिमांड। अब मैं आपको बता रही हूँ अन्य बातों के कारण, मान लीजिए फैशन आ गया किसी चीज का, सीजन आ गया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो मांग बढ़ जाएगी, और बच्चे जब मांग बढ़ती है तो डिमांड का राइट में शिफ्ट होता है, ऐसे, ये इंक्रीज है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, हिंदी मीडियम वाले जो नोट करेंगे तो मांग में वृद्धि। अब उल्टा भी हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम घट गई, फैशन चला गया, सीजन चला गया, ठीक है? या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए ये पेप्सी है, तो पेप्सी की डिमांड कब कम हो सकती है, जब कोक का प्राइस कम हो जाए, सारे भागेंगे कोक की तरफ। सपोज दोनों 20-20 रुपए की है, अब पेप्सी तो 20 की रह गई, पर कोक हो गई 18 रुपए की, तो सारा कस्टमर कहाँ भागेगा, कोक की तरफ, क्योंकि पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट गुड है, प्रतिस्थापन वस्तु है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो किसी भी रीजन से अगर डिमांड डिक्रीज होती है, कमी होती है मांग में, तो मांग वक्र लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, ऐसे डार्क कर लो, इसको भी डार्क कर, इसका नाम D1 और इसका नाम D2। इसको क्या लिखूंगी, डिक्रीज, क्या लिखूंगी, मांग में कमी। ये मैंने बताया मांग में वृद्धि और कमी डायग्राम पे कैसे शो होती है, ठीक है? अब आपको बताना है चेन इफेक्ट, कि मांग में कमी या वृद्धि हो जाए तो संतुलन कीमत या संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखिएगा। यह ये डिमांड है, ये वाली डिमांड, ये सप्लाई है, यहाँ पर क्वांटिटी लिख सकते हैं, मात्रा, और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस। ये हो गया ई पॉइंट, ये हो गया OQ, दिस इज OP, ये हो गया संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E। ठीक, अब किसी कारण से मांग में हो गई वृद्धि, एनी रीजन, अभी बताया मैंने कि अन्य वस्तुओं की कीमतें कम हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स की,
कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, सीजन चला गया, कुछ भी, जिसके कारण मांग में हो गई कमी, वृद्धि हो गई, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इनकम बढ़ गई, उसके कारण या टेस्ट लोगों का उसकी तरफ आ गया, उस चीज की तरफ, फैशन इंक्रीज हो गया, तो इसके कारण डिमांड इंक्रीज। ये देखिए ये इंक्रीज होकर ये आ गई। ठीक, अब मुझे आपको बताना है कि इसका चेन इफेक्ट क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर। तो देखिए कैसे बताते हैं। इसी कीमत पर अगर मैं इसी कीमत को आगे बढ़ा दूं डॉटेड लाइन से, तो ये नए डिमांड कर्व को इस जी पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है? जी पॉइंट। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर कीमत वही है तो पूर्ति तो वही की वही रहेगी, ये पूर्ति वक्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सप्लाई का, पर डिमांड देखिए बढ़ गई। जब सप्लाई वही रहती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो ये क्रिएट हो गया सरप्लस, ओ सॉरी शॉर्टेज, कमी, शॉर्टेज, कमी हो गई। यानी लोग पागल है चीज खरीदने के लिए, पर मार्केट में चीज है ही या कम है। तो अब मुझे बताओ किसके बीच में मारामारी होने वाली है, बेचने वाले के या खरीदने वाले के? कौन पागल होगा चीज के लिए? कस्टमर, कंज्यूमर, खरीदने वाला, है ना? वो सोचेगा कि भैया मुझे किसी तरीके से चीज मिल जाए, उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसको कहते हैं कंपटीशन अमंग बायर, ग्राहकों में प्रतियोगिता शुरू हुई। कैसे प्रतियोगिता? चीज है कम, कितनी इधर देखना, सिर्फ इतनी है सप्लाई, ये सप्लाई कम है, इतनी पी, और डिमांड कितनी रही? पीजी, इतनी ईजी की शॉर्टेज होगी, ईजी की शॉर्टेज। तो कस्टमर क्या बोलेगा दुकानदार को, भैया मैं तुझे ज्यादा पैसे देता हूँ, मुझे दे दे, क्योंकि चीज तो कम है। तो किस में कंपटीशन हो गया? बायर्स। किस में हो गया? देखना आप सर, अब मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले खुद लिख रही हूँ। ठीक, जैसे ही मांग बढ़ी, फर्स्ट पॉइंट, बढ़ी ना मांग, यहां से यहां हुई, जैसे ही मांग बढ़ी, बाजार में कमी हो गई, वस्तु की कमी हो गई, शॉर्टेज क्रिएट हो गई। और जैसे ही शॉर्टेज हुई, एरो लगा रही हूं, वैसे ही क्या हुआ? ग्राहकों में प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन, मार हो गई, यानी कि हम ज्यादा पैसे देंगे, हम ज्यादा पैसे देंगे वाली कहानी, प्रतियोगिता, ग्राहकों में प्रतियोगिता। और जैसे ही ग्राहकों में प्रतियोगिता हुई, वस्तु की कीमत का क्या हुआ भाई? वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? यस, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। और पता है जब वस्तु की कीमत बढ़ती है बेटा, तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों काम करते हैं, मांग का नियम भी और पूर्ति का नियम भी। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी, तो मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार मांग में हो गया संकुचन, कीमत बढ़ी ना, तो डिमांड में होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज नहीं, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और पूर्ति में, पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी? आप प्रोड्यूसर हो, कीमत ज्यादा मिल रही है, ज्यादा बेचोगे या कम? ज्यादा। तो कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ेगी ना। तो पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति में विस्तार है, यानी मांग होने लगी कम और पूर्ति होने लगी ज्यादा। पहले क्या था? पहले था मांग, बाजार में वस्तु की कमी होगी थी। वस्तु की कमी का मतलब क्या हुआ? वस्तु की कमी का मतलब पूर्ति कम है मांग से। पर जैसे ही उस ग्राहकों में क्या हुई? कॉम्पिटिशन, कीमत बढ़ने लगी। कीमत बढ़ने लगी तो ध्यान से सुनो, दोनों नियमों ने काम किया, मांग के नियम में भी और पूर्ति के नियम में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जैसे ही प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या हो जाती है? कम, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो डिमांड ज्यादा थी, ये देखो
वो क्या होने लगी, कम 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 कम। और वो जो पूर्ति कम थी वो क्या होने लगी, ज्यादा ज्यादा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। और पता है ये कब तक होता रहा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये है प्रक्रिया तब तक चलती रही। बोलो क्या लिखूंगी आगे, चलती रहेगी जब तक मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो जाती। और देखो कैसे बराबर होंगे, लुक एट द बोर्ड, लास्ट गर्ल लुक एट द बोर्ड। ये नए डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे कट किया, नए डिमांड कर्व ने, इसका नाम रख लो E1। और ये नया प्राइस डॉटेड लाइन P1, नई क्वांटिटी। तो हुआ ये कि डिमांड और सप्लाई को, डिमांड यहाँ पहुंच गई थी, कम यहाँ से कम हुई, कम 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 कम, सप्लाई यहाँ थी सिर्फ, बढ़ी, बढ़ते 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 यहाँ, और दोनों इक्वल हो गए इस E1 पॉइंट पर। और इसके कारण आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या असर पड़ा, पहले OP था, अब कितना हो गया, बढ़ा या घटा, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख, संतुलन कीमत बढ़ी, और संतुलन मात्रा जरा बताओ देखकर, बढ़ी या कम बढ़ी जी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ी, यहाँ OQ से OQ हुआ। यह है चेन इफेक्ट। इस चीज को आपने पॉइंट्स में लिखना है, आपको डायग्राम बनाना है, इसकी जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए बनाया, आप जरूर बताना कॉपी में, पर ये वैसे आपको समझाते हैं। जब 6 नंबर का या 4 नंबर का ये क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, तो आपने डायग्राम बनाना है और ये वाले पॉइंट्स लिखने। और याद रखिएगा, अगर आप रिजल्ट नहीं बताएंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या असर पड़ा या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर पड़ा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो नोट कीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखिएगा, डायग्राम बनाएंगे 2 मिनट बाद, पहले लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए नोट से। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज इंक्रीज, स्पीड से लिखना, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड comma there create shortage of goods, there create shortage of goods in the market, shortage of goods in the market, shortage create हो गई, ब्रैकेट में लिखना EG, ये shortage बता देंगे EG, हिंदी मीडियम वाले भी कमी के साथ EG लिख लीजिए, ठीक है। Second point, due to this shortage, देखिए, due to this shortage, competition among buyers started. याद रखना, जब भी शॉर्टेज होगी ना बच्चों, कंपटीशन बायर्स में ही होगा, खरीदारों में। कंपटीशन अमंग बायर्स स्टार्टेड। थर्ड पॉइंट, it will increase the price of commodity, it will increase the price of commodity। और इसी में कंटिन्यू में लिखिए, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड स्टार्टेड contracting, demand started contracting, stop इसी कंटिन्यूटी में लिखा, ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, पॉइंट वही है, ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, supply started expanding, याद रखना, increase decrease, due to law of supply
supply started contracting. Next point, this process will go on. Sorry, expanding. Supply, बिल्कुल ठीक. Supply started expanding. Demand हो गया contract. Contracting. Next point, this process continues till. This process continues till demand is equals to supply. Till demand is equals to supply. Next point, fifth point, equilibrium price will rise. Equilibrium price will rise from, बोर्ड पर देखना, from OP to OP1. पता होना चाहिए आपको. Equilibrium price will rise from OP to OP1 and equilibrium quantity will also rise. अब तुम बताओ. From very good. From OQ to OQ1. पता है इसका नाम चेन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि आप देखिए एक के बाद दूसरा रिजल्ट हो रहा है. एक के बाद, इसलिए इसका नाम चेन इफेक्ट है. तभी आपको मैंने इस तरीके से लिखा और इंग्लिश मीडियम वालों ने पॉइंट्स में लिखा है. वैसे मैं आपको बता दूं सभी को पॉइंट्स में ही लिखना पड़ता है. ये भी पॉइंट ही है सारे के सारे. ठीक है, पर याद रखिएगा टीचर जब पढ़ाता है तो थोड़ा शॉर्टकट लिखता है. आपको पूरा कंसेप्ट नहीं होता है. सेंटेंस सही होने चाहिए. गॉट मी? अच्छा एक बात बताओ, ये तो था शॉर्टेज. अगर मान लीजिए सरप्लस हो जाता, यानी अतिरेक, मांग कम है, पूर्ति बहुत ज्यादा है, माल बिक नहीं रहा, तो किसमें कंपटीशन होता? सेलर. फिर होता कंपटीशन अमंग सेलर्स, विक्रेता में प्रतियोगिता. समझ में आ रहा है? और अब मैं वही कराऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी थोड़ी देर में क्या अभी कराती हूँ, इसके बाद ही मांग में कमी करवाती हूँ. ये तो मांग में वृद्धि कराएगा, मांग में कमी. तब तक आप नोट कर लीजिए. अभी मैंने आपको करवाया कि अगर कीमत में वृद्धि हो अन्य कारणों से, कीमत में वृद्धि, तो क्या असर पड़ता है संतुलन कीमत संतुलन मात्रा में. यानी what will be the impact on equilibrium price and quantity due to increase in demand. increase बताया पहले भी आपको, अब decrease बताती हूँ. परिवर्तन तो दोनों ही होते हैं ना, चेंज तो दोनों ही होते हैं. इंक्रीज होगा तो भी चेंज माना जाएगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज बता दिया, डिक्रीज बता दिया. देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, मांग में परिवर्तन ना, परिवर्तन को काट के लिखो इंक्रीज, वृद्धि. क्वेश्चन नंबर 1 जो भी लिखवाया है, परिवर्तन जहाँ लिखवाया यानी चेंज, उसे काट करके लिखो इंक्रीज या वृद्धि, परिवर्तन की जगह वृद्धि. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चेंज की जगह इंक्रीज करो. बेटा इस क्वेश्चन में चेंज काटो, इंक्रीज करो, परिवर्तन की जगह वृद्धि. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the impact on equilibrium price and quantity due to decrease in demand. क्या रोल है? 10. आपका क्या रोल है? वापस पीछे जाओ. मैं आपको बता रही हूँ डिमांड में इंक्रीज मैं बता चुकी हूँ, डिक्रीज बता रही हूँ. कहा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ चेन इफेक्ट. डिक्रीज डिमांड
what will be the impact on equilibrium price and quantity due to decrease in demand with the help of chain effect. With the help of chain effect. हिंदी में बोल रही हूँ, मांग में कमी का संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चेन इफेक्ट की सहायता से समझाएं। अब बोर्ड पर देखिए, और मैं कुछ नहीं लिखूंगी, सब आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए, ये डिमांड कर्व है, सप्लाई, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। ये ओपी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। ओक्यू क्या है, संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम फाइन। अब मुझे मांग में कमी करनी है, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट में शिफ्ट होगा डिमांड का। कहाँ शिफ्ट होगा, तो देखिए ये डिमांड कब है, लेफ्ट इसका ये हुआ, ये हो गया लेफ्ट में शिफ्ट। डार्क कर देती हूँ इसको, पहले डी नाम रखा था, क्या रखेंगे, अब आप देखिए, सेम कीमत पर पहले इक्विलिब्रियम ई था, सेम कीमत पर अब डिमांड हो गई जी। पूर्ति है पी ई, पूर्ति नहीं घटी बढ़ी, और डिमांड कितनी हुई घटकर, पी जी, कम हो गई डिमांड। यानी कि सप्लायर कहता है मैं पीई बेचने को तैयार हूं, डिमांडर कहता है नहीं मैं तो सिर्फ पीजी खरीदूंगा। तो ये जीई डाक करें इसको, सरप्लस यानी अतिरेक, हिंदी में अतिरेक, इंग्लिश में। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि मांग में वृद्धि और कमी के कारण मार्केट में क्या पैदा हो गई, सरप्लस। अगर सरप्लस पैदा हो गया, यानी बिना बिका हुआ माल पड़ा है, कोई खरीद लिया, किसमें कंपटीशन, प्रतियोगिता किसमें शुरू हो गई, सेलर में। जब सेलर में प्रतियोगिता, यानी मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रही हूँ और हर मीडियम अपने हिसाब से सेंटेंस बनाएगा, मैं अभी चेक करूंगी। डिमांड में हुई कमी, जिसके कारण क्या क्रिएट हो गया, सरप्लस, जिसके कारण हो गई कंपटीशन, किसमें, कंपटीशन अमंग सेलर, खरीद बेचने वालों में प्रतियोगिता। जैसे ही सेलर्स में प्रतियोगिता शुरू हुई, कीमत, प्राइस बताओ, प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो हाथ जोड़ेगा सेलर, भैया माल बिकनेगा, प्लीज ले जा, सस्ता बेच दूंगा, ऐसा बोलेगा ना, यानी कीमत हो जाएगी कम, प्राइस रिड्यूस। और जब प्राइस रिड्यूस होगा, फिर दो लॉ काम करेंगे, कौन सा, लॉ और दूसरा जी, लॉ ऑफ सप्लाई। अब ध्यान दो जरा, कीमत अगर कम हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मांग क्या होगी, कीमत कम होने से मांग बढ़ती है, यानी एक्सपेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्तार, मांग में। और पूर्ति में क्या होगा, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई में होगा कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, संकुचन। यानी एक तरह से देखा जाए, मांग बढ़ रही है और पूर्ति क्या हो रही है, कम। जबकि पहले क्या था, पूर्ति ज्यादा थी, सरप्लस था ना, अब पूर्ति हो रही है कम, पूर्ति कम होती रही। पहले ये सिचुएशन थी, देखो ये मांग है, ये पूर्ति, सरप्लस क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, मांग धीरे 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 बढ़ रही है, पूर्ति धीरे 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 कम हो रही है, करते 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 एक जगह पर बराबर हो जाएंगी, फिर से संतुलन स्थापित हो जाएगा। और फिर क्या लिखोगे, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई ना हो जाए, जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो जाए। और देखिएगा जरा, डिमांड कर्व जो नया है उसने पुराने सप्लाई कर्व को, ध्यान दो, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, यहाँ कर दिया इवन,
ये देखना आपने कि नया डिमांड का सप्लाई कर्व को कहाँ कट करना है, इवन, और ये डिसाइड हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस नया, और ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट कि संतुलन कीमत बढ़ी है घटी, संतुलन इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस हो फ्रॉम ओपी टू ओपी 1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर पड़ा, वो भी कम हो गई, पहले ओक्यू थी अब क्या हो गई रिड्यूस। ये रिजल्ट आपका है ना। आपने देखा शॉर्टेज क्रिएट हुई थी तो कंपटीशन अमंग सेलर्स था, किसके अंदर प्रतियोगिता थी, खरीदार में, पर सरप्लस क्रिएट हुई तो कंपटीशन अमंग बायर में, किसमें प्रतियोगिता शुरू हो गई, सॉरी कंपटीशन अमंग सेलर हो गया, किसमें प्रतियोगिता हो गई, बेचने वाले। ठीक, ये चेन इफेक्ट है। अब आप सबको आई एम गिविंग 5 मिनट्स, नोट कीजिए और मुझे पॉइंट्स में लिख के दिखाइए। ये वाले पॉइंट ऐसे नहीं लिखने जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिक्टेट किए थे, वैसे लिखने, ठीक है। मैंने डायग्राम बना लीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, पहले इंग्लिश में लिखिएगा। अभी तक हमने क्या किया, डिमांड में चेंज किया है ना, इंक्रीज किया डिक्रीज किया। अब किस में करेंगे, सप्लाई। लिखिए व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, what will be the impact of increase in supply on equilibrium price and equilibrium quantity, on equilibrium price and equilibrium quantity, explain with the help of chain effect, explain with the help of chain effect। हिंदी में लिखिए, पूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, चेन इफेक्ट की मदद से समझाइए। अभी तक मुझे किसी ने चेन इफेक्ट की हिंदी नहीं बताई। श्रृंखला प्रभाव, मुझे याद आ गया, चेन इफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रभाव। लिख लीजिए हिंदी मीडियम में, चेन इफेक्ट की जगह श्रृंखला प्रभाव, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए। अब देखो पहले सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, लुक एट द बोर्ड, दिस इज योर सप्लाई कर्व, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, है ना। अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, देखो सप्लाई में चेंज दो कारणों से होता है, या तो कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाएगी, या फिर कीमत तो कांस्टेंट रहे, अपनी वस्तु की कीमत तो समान रहे, पर किसी अन्य बात से ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल दूसरी चीजों के प्राइस कम हो जाए तो इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, दूसरी चीज में नहीं मिल रहा, इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, कच्चे माल की कीमत इनपुट के प्राइसेस कम हो जाए, इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट इस पर टैक्स कम लगाए, टैक्स जैसे ही कम लगाते हैं, आपने डीओई की क्लास में सप्लाई चैप्टर में पढ़ रहे हैं, टैक्स कम लगाने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, सप्लाई बढ़ जाती है। किसी भी रीजन से कीमत को छोड़कर, कीमत में चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी रीजन से प्राइस को छोड़कर इफ देयर इज राइज इन सप्लाई, सप्लाई में बढ़ोतरी होती है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, हिंदी में कहते हैं सप्लाई में की पूर्ति में वृद्धि। और वो किस तरह से होती है, बोर्ड पर देखिए, राइट साइड, राइट ओवर, डिमांड में भी राइट हुई थी और पूर्ति में भी राइट, और ये है राइट S1, यस। वृद्धि, किसमें वृद्धि हो रही है, पूर्ति में, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज होगा तो कौन सी साइड शिफ्ट होगा सप्लाई का, लेफ्ट ओवर, कौन सी साइड, लेफ्ट, कमी।
ये तो मैंने आपको बताया सप्लाई में वृद्धि और कमी डायग्राम पर कैसे दिखाई। अब हम देखेंगे इसका असर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। ठीक है, देखिएगा कैसे। दिस इज योर डिमांड का बोला करो एंड दिस इज पॉइंट, दिस इज equilibrium price, this is equilibrium point. Got me? Yes, ma'am. हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं लिख सकते। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या करना है, डिमांड को रीच करना। किसमें इंक्रीज करना है? सप्लाई में। सप्लाई में इंक्रीज होगा राइट वर्ड, डिमांड हो या सप्लाई हो दोनों में ही राइट वर्ड इंक्रीज होता है। तो राइट वर्ड इंक्रीज यानी कि ये आपका सप्लाई का है, ये देखिए डॉटेड। This is your supply S1. Okay? Yes, ma'am. अब देखिए इसी प्राइस को आगे बढ़ाए यहाँ तक, ये यहाँ लिख देती हूँ, F लिख देती हूँ इसका। जरा देख के बताओ डिमांड कितनी है इस प्राइस पर? डिमांड PE, डिमांड तो है, Yes, ma'am. और सप्लाई कितनी है? PF। डिमांड तो कम है ना, Yes, ma'am. सप्लाई से, तो ये EF क्या हुआ? शॉर्टेज या सरप्लस? शॉर्टेज या सरप्लस? सरप्लस। एक डिमांड सिर्फ ई है, सप्लाई भाग के एफ तक पहुंच गई, अच्छा। तो सरप्लस नहीं हो गया? Yes, ma'am. माल बिक रहा ही नहीं है, अनसोल्ड है, तो ये ई एफ क्या है? क्या गुड्स बिक रही हैं? कौन रोएगा? कंपटीशन किसके बीच में होगा? सेलर के बीच में। क्या बोलेगा रो रो के सेलर? बताओ। ले जाओ, कम दाम पे ले जाओ प्लीज, बिक नहीं रहा माल, यही होगा ना? तो अब चेन इफेक्ट बना सकते हो? ठीक है, मैं देखो स्टार्ट कर देती हूँ। मैं लिखती हूँ यहाँ पहला पॉइंट, पूर्ति में वृद्धि होने से, नो मांग में कुछ नहीं हुआ। कंपटीशन किसमें हो गया? कंपटीशन अमंग सेलर्स। सेलर्स में कंपटीशन होते ही प्राइस पर क्या असर पड़ा? प्राइस कम, कीमतें कम, कीमतें कम। अब मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार प्राइस हो गया कम, तो मांग क्या हो गई? एक्सपेंशन यानी विस्तार। और पूर्ति के नियम के हिसाब से, यस, पूर्ति के नियम के हिसाब से पूर्ति में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। आगे की कहानी आप खुद लिखेंगे कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो जाते और नई कीमत डिसाइड नहीं हो जाती। अब जरा नई कीमत देख लें, आइए डायग्राम पर देखिए। डिमांड का तो पुराना ही है, नया पूर्ति वक्र, इस पुराने डिमांड का आपको यहाँ काट करना है, इसका नाम H लिखना है। H डिमांड का तो ही पुराना है, नया पूर्ति वक्र नए को ही देखना होता है। डिमांड का को H पे कट करा, ये देखो नई कीमत, रिजल्ट बढ़ी या कम हुई? इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया, और नई क्वांटिटी देखना है ना, कमाल का रिजल्ट। इक्विलिब्रियम प्राइस तो हो गया कम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई ज्यादा। ये रिजल्ट जरूर है, ये असर है। क्वेश्चन तो यही था ना, क्वेश्चन पढ़ के देखो कि भाई सप्लाई में इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर पड़ता है, ये बताना है। तो हमने बता दिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, नोट इट और पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, what will be the impact of decrease in supply? हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए देखकर कि क्या होगा। What will be the impact of decrease in supply
on equilibrium price and quantity. Explain with the help of chain effect. Explain with the help of chain effect. 6 marks. कोई एक आ जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखिए, पूर्ति में कमी का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्रृंखला प्रभाव की सहायता से समझाइए। श्रृंखला प्रभाव, तो देखें, अब आप डायग्राम मेरे साथ साथ चलिए। अब आपने क्या डायग्राम बना लिए, तो अब आप बना सकते हैं और मेरी ही स्पीड से, ठीक है। स्केल को साइड में रख दो, उससे टाइम वेस्ट मत करो, एग्जाम में यूज करो। डिमांड, यहाँ क्वांटिटी, जैसे मेरा टाइम रुके आपका रुक जाना चाहिए। सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक। अब सप्लाई में डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड, लेफ्ट हैंड की तरफ, ये देखिए S1 सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब इधर नजर, सेम प्राइस पर ये डिमांड है, क्योंकि डिमांड कम है तो चेंज हुआ नहीं, पर सप्लाई में चेंज हो गया, सप्लाई इधर आ गया H। अब आप ध्यान दो जरा, ये HE इधर देखना, सप्लाई है PH और डिमांड कितनी है PE। डिमांड कितनी है PE। कौन ज्यादा, सप्लाई या डिमांड? दोबारा बताओ, कौन ज्यादा? डिमांड ज्यादा। इसका मतलब मांग ज्यादा हो रही है, पूर्ति उतनी है नहीं, क्या क्रिएट हो गई? शॉर्टेज। तो ये हो गई शॉर्टेज, और जब शॉर्टेज क्रिएट हो गई तो किसमें कंपटीशन? तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज, ठीक। डायग्राम बनाइए, शॉर्टेज दिखाइए, हिंट लिखिए, कंपटीशन अमंग बायर्स, और इसको आपको घर से करके लाना, ठीक है। कीजिए, कंप्लीट कर सकते हैं इसको मार्क्स के लिए, ठीक। इसके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं।